आज से अब से आन मेरी मैं तुमको न छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को न छूने दूंगी। एक कहानी में सबसे जरूरी क्या होता है? किरदार। एक कहानी में सबसे जरूरी होता है उसका किरदार, क्योंकि वो किरदार ही है जो उस कहानी को उसके मुकाम पर पहुंचाता है। मेरी किताबों में जितने भी किरदार आपने देखे हैं वो जितने काल्पनिक है उतने ही सच भी है। ये किरदार मेरे मन से ज्यादा मैंने समाज में देखे हैं। मेरे किरदार अक्सर टकरा जाते हैं मुझसे, कभी दो राहे पर, कभी चौराहे पर, कभी किसी किताब में तो कभी यूं ही किसी अखबार में, कभी रेलगाड़ी के डिब्बे में तो कभी यूं ही किसी पार्क के बेंच पर। चलिए छोड़िए ये सब, आज फिर एक कहानी लिखने बैठी हूँ जिसकी किरदार होंगी औरत। हाँ, मालूम है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बहुतों ने लिखा है महिलाओं में, मैंने क्या अलग लिखा होगा। जैसे कि अभी बताया मैंने, मेरी कहानियों की आत्मा होते हैं उसके किरदार। इसी तरह इस कहानी के किरदार भी कोई आम औरतें नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरी और आप जैसी सभी औरतों की जिंदगी बदल दी हो। एक किस्सा सुनाती हूँ आप सभी को। मैं कुछ 15 साल की थी, तभी बाबा के साथ कभी कभी कोर्ट जाया करती थी। चिंता मत करिए, मेरे बाबा वकील थे, इस वजह से कोर्ट जाया करती थी। तब हम इंदौर में रहते थे। वहाँ एक महिला से मुलाकात हुई हमारी, बहुत दुखी लग रही थी, थोड़ी उम्र दराज भी थी। बाबा ने नाम पूछा तो कहती शाहबानो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहबानो है। जब अदालत में अर्जी दी थी कि मेरे शौहर मुझे खर्ची नहीं देते, तब कहाँ सोचा था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। तब मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी इन कंधों पर अब खुशी होती है कि मैंने जो फैसला लिया उससे कई मुसलमान औरतों की जिंदगी बदल गई। हाँ, देर जरूर हुई न्याय होने में, यही कुछ 35 साल, पर 3 तलाक का अंत तो हुआ। उस समय तो रुख ही बदल गया था, किसी ने मेरे बारे में सोचा नहीं, पर अल्लाह सब देखता है और उन्होंने इंसाफ किया, इंशाअल्लाह। तब मैं नहीं जानती थी कि ये नाम इतना बड़ा बन जाएगा, तो मेरी कहानी का एक किरदार तो पक्का हुआ। आइए अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये किरदार मुझसे टकराया एक किताब पढ़ते वक्त, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक ऐसी किताब जिसने मेरे और सारी दुनिया के जीवन को देखने का नज़रिया बदल दिया। जी हाँ, मेरा अगला किरदार होगी एक 15 साल की बच्ची। Think of all the beauty still left around you. I'll be happy. Hello friends, this is Annie Frank. I was born as a German nationalist, but as soon as Nazis got control over Germany, I became stateless. I was just 4 at the time when I faced the pain of becoming stateless. I, along with my family, in order to save our lives, went to Amsterdam, where we started living hidden in a concealed room. Beside all the sorrowful things happening in my life, I had hope for life which can be more interesting to live. But I didn't wait to sit for those happy days to come. Rather, I started writing my diary, which I got as my birthday present. I used to write every aspect and harshness of those 15 years of age, which somewhere marked the completion of my diary also. But it couldn't end my hope to live the life of my dreams. आप सभी ने 1999 में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी उसके बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, कारगिल की लड़ाई के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा अगला किरदार उसी जंग के मैदान से होगा। आप सोच रहे होंगे पक्का कोई फौजी होगा। आइए देखते हैं। Hey, I'm Barkha Dutt. I'm gonna tell you about my work on Kargil War. War changed me a lot. I used to have a different perspective before. I did not had a military exposure earlier.
I was in my 20s, and there I met soldiers almost all younger than me. It was the first time I saw them as people, not statics. People with name, families, etc. I was amazed by their exposure of patriotism. I got into an argument with them just to know for whom are they fighting for. Their country, their Paltan. It changed me. I understood the cost of war. And I think when we sit in our drawing room, we get hyper nationalist. We think we are respecting our soldiers, but no, we are not. We are exactly opposite because we don't want Jinjuism to create a situation where young men are sent to die. So when we claim we are doing this out of love for military, but it's exactly opposite. I have been criticized a lot on my work of Kargil war. I just wanted to ask, had I done something or I had said something which has endangered any operation? So I had a conversation with the chief, but he said I hadn't done anything which has endangered any of the operation. जानते हैं, मैं एक बार प्लेन में सफ़र कर रही थी। साथ की ही सीट पे एक छोटा बच्चा बैठा था। यूं ही बातों बातों में उसने एक सवाल किया कि इंडिया का फर्स्ट पायलट कौन था। मैंने कहा रतन जी टाटा। तो फिर उसने कहा और फीमेल? उसका कोई जवाब न था मेरे पास। चलिए इसी बात पर मेरे अगले किरदार से मिलते हैं। You're a tough woman and you can become a pilot. Why don't you try? कैप्टन अटल के इन शब्दों ने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए और मेरे पिता की सपोर्ट ने मेरे इरादे पक्के कर दिए और मैं प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी। हवाबाजी का जादू कुछ ऐसा सर चढ़ा था कि मैंने लखनऊ फ्लाइंग क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर से अनुरोध कर इलाहाबाद में एक शाखा खुलवाई और वहां अटल साहब से ट्रेनिंग ली। लेकिन अखबारों की सुर्खियों में तब छाई जब न केवल अखिल भारतीय विमान दौड़ में हिस्सा लिया, परंतु अपने छोटे विमान और केवल 100 घंटों के एक्सपीरियंस के साथ सभी 11 एक्सपीरियंस्ड मेल कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए मैं जीत भी गई। मुझे इंस्ट्रक्टर नहीं पायलट बनना था, इसलिए मैंने कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए परीक्षा दी और लाइसेंस हासिल किया। लेकिन नौकरी की तलाश आसान नहीं थी, क्योंकि हाथ में लाइसेंस होते हुए भी कोई भी एयरलाइन मुझे पायलट नहीं रखना चाहती थी। I was rejected by 8 airlines, but with perseverance and determination, I kept flying high and got my job with Deccan Airlines and later became air safety officer in Indian Airlines. मेरी अगली किरदार भी एक माँ से ही प्रेरित है, बस मुल्क अलग है, जिसके एक कदम ने कानून ही बदल दिया। लगभग 3-3:30 बजे की बात है जब ज्योति मुझसे बोल कर गई थी कि माँ मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ, पर किसको पता था वो फिर वापस नहीं आएंगी। जी नमस्ते, मैं आशा देवी, ज्योति की माँ, जिसको आप सब निर्भया के नाम से जानते हैं। हाँ, लड़ाई बहुत लंबी थी पर मैंने हार नहीं मानी। ऐसे भी बड़े मौके आए कि लगा कि बस अब और नहीं होगा, पर फिर ज्योति का चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता था। जानते हैं मेरी बेटी मुझसे पानी मांगती रह गई, मैं उसको आखिरी बार पानी भी नहीं पिला पाई। पूरे 8 साल लगे इंसाफ दिलाने में, पर कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरी बेटी को भी इंसाफ मिला। बस मलाल तो अब इस बात का रह गया कि अब मैं उसकी हंसी दोबारा नहीं सुन पाऊंगी। मेरी अगली किरदार भी एक माँ से ही प्रेरित है, बस मुल्क अलग है, जिसके एक कदम ने कानून ही बदल दिया। Hello, good morning. Do you recognize me? Yes, I'm the mother of the child who was killed. Well, today I would like to share my story with you all. My name is Dorian Lawrence, and my son Stephen Lawrence was murdered in a racist attack. And he didn't even get justice for it because the policemen were racist and discriminative. And while I was fighting for my son, I realized that I was not alone. There are so many people like me who are struggling and fighting against racial discrimination. And all I wanted was to give justice for my son. Things didn't change totally, but gradually people's perspective started to change. And this fight doesn't end with me or my son. This will go on until an knowledge is eradicated fully. मेरा अगला किरदार मुझसे ट्रेन में टकराया, मतलब बहुत गजब की महिला। जब बोले तो आवाज़ में एक रौब और चेहरे पर एक अलग ही चमक। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप खुद ही देखिए। Namaste. I am
of you, a woman fighting for her right, freedom and equality. My name is Kamla Bhasin. I know it's very hard when you live in a male-dominating society. It took me some time to realize the injustice which we are facing. It's deeply rooted, and to remove it, it will take generations. Many women have fought and are still fighting, and I am one of them. I was born and brought up in village, and this allowed me to have a clear view of the gender and caste discrimination. Every time you question something, you are told that ये तो हमारे संस्कार हैं, this is our culture, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है. This written in our traditional manual. Society thinks that we are against man, but we are not. We are fighting against the patriarchal ideology. It gives power to man to rule and control women. किसी ने सच ही कहा है, जब तक खुदा ना चाहे तो हमें कुछ नहीं हो सकता. जो अगला पात्र है वो ऐसी, क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ, सुपर वुमन. ऐसी सुपर वुमन है जिसने 3 गोलियां खाने के बाद भी हार नहीं मानी. आइए आप सबको भी मिलवाती हूँ. मेरा नाम मलाला यूसुफजई है. जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो शायद लोगों के जहन में थोड़ी धुंधली हो चुकी है, पर मैं उसे कभी नहीं भूल सकती. उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर वापस आ रही थी कि तभी अचानक बस में 2 लोग घुस गए और वहाँ बैठे सभी मौजूद बच्चों से पूछने लगे कि मलाला कौन है. बच्चे अपनी सहमी नजरों से मेरी तरफ देखने लगे. इतने मैं कुछ समझ पाती उन्होंने मुझ पर गोलियां चला दी. मैं उस समय ये तो नहीं जान पाई कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि हर लड़की भी खौफ होकर स्कूल जा पाए. हाँ, आखिर में इस बात की थोड़ी खुशी है कि मैं उस समय हिम्मत जुटा पाई, क्योंकि मेरी इसी हिम्मत की वजह से न जाने कितनी ही लड़कियों को स्कूल जाना मुमकिन हो पाया. हाँ, थोड़ी देर जरूर लगी, पर लोगों को अंत में मानव अधिकार का महत्व समझ आ ही गया. आज के समय में हमारे कपड़े हमारे व्यक्तित्व के कितने अहम हिस्से बन चुके हैं. मेरा जो अगला किरदार है वो इसी फैशन के दौर का एक बहुत बड़ा नाम है. Bonjour, I am Gabrielle Banier-Chanel, a fashion designer. After my mother's death, I lived in an orphanage where I learned to sew. My first job was of hats, and later I started making clothes, perfumes, etc. My idea of fashion is that it should be stylish and comfortable. Once I designed a little black dress with the idea that black dress can also be used in different ways other than mourning. And this black dress turned revolutionary in the fashion industry. Every day is a fashion show and the world is your runway. बस तो यही है मेरे सारे किरदार. इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं लिखूंगी शक्ति. जी हाँ, मेरी नई किताब का नाम शक्ति, जो प्रायवाची है हर औरत के नाम का. मर्दों वाली बात कह के मुझे भेड़ समझ के बेचोगे, उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी.